और भारत में पिछले 24 घंटे कोरोना के मरीजों के नंबर के लिहाज से बेहद अलर्ट करने वाले रहे हैं। एक दिन में 3900 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 195 मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद भारत में कोरोना के करीब 47,000 के पार संख्या हो गई है कुल मरीजों की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 14,000 से पार, फिर गुजरात और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। देश भर में अब तक कोरोना से 1568 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी चिंता बंगाल में बढ़ रही है। वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है? कोरोना को अगर मेडिकल नजरिए से देखें तो देखिए, जिस तरह से हेडलाइन में हमने बताया कि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3900 नए पॉजिटिव केसेस देश भर में मिले हैं और ये अब तक के रिकॉर्ड तोड़ नंबर हैं जो कि सामने आए हैं। जब से लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया है तब से लेकर अब तक इतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिला है। अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को देखें तो फिलहाल जो कुल पॉजिटिव केसेस है उनकी संख्या 46,711 तक पहुंच गई है और 1583 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हुई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो सरकार का मानना है कि हर दिन के हिसाब से रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। 12,726 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 27.41% पर पहुंच गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो मामलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से साफ किया है कि देश में स्टेज 3 कोरोना की नहीं है, यानी कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो स्टेज फिलहाल भारत में नहीं है। लेकिन पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ये ऐसी राज्य है जहां से लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिल्ली का ही अपडेट देना चाहूं तो यहां पर जो पॉजिटिव मामलों की संख्या है 4,898 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 349 नए पॉजिटिव केसेस यहां पर मिले हैं। एक बड़ी खबर जो दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है कि देर रात केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में जो शराब की दुकानें हैं जहां शराब बिक रही है यहां पर शराब पर 70% कोरोना सेस लगा दिया गया है। मकसद साफ तौर पर यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। लोगों ने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को रोकने के लिहाज से ये बड़ा कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है। जी, तो इस तमाम तरह के संदेश इसमें है। दीपाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शराब इस वक्त जिस तरीके से सरकारें भी शराब का पर प्रतिक्रिया दे रही हैं तो शराब पीना इस वक्त पागलपन की निशानी जो है कह सकते हैं आप। और हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में प्रभावी कोरोना महामारी को लेकर आज मंत्रियों के समूह की अहम बैठक हुई। लेकिन आगे कोरोना के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की चुनौतियां भी है। इस मीटिंग में इस पर भी चर्चा हुई। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया इनके संदर्भ में जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की है। इस मीटिंग को इस समय करने की विशेष रूप से ज़रूरत इसलिए भी थी कि सारे हेल्थ सिस्टम का ध्यान जो है वो कोविड के अंदर लगा हुआ है और कोरोना वायरस के कंट्रोल में पूरी तरह से बिजी रहते इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान कहीं बट ना जाए, उनसे ध्यान ओझल ना हो जाए, इसलिए इस परिस्थिति में भी इसके बारे में एजुकेट करना है, सेंसिटाइज करना है और ये कोशिश करनी है कि इन बीमारियों को हम ठीक प्रकार से ध्यान में भी ले आएं, इनके इलाज की भी अस्पताल में ठीक से व्यवस्था हो जाए। और अब विदेशों में फंसे भारतीयों को वतन लाने के लिए फ्लाइट प्लान तैयार हो गया है। 7 मई से शुरू हो रहे मिशन के लिए पहले 64 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। केरल से 15 फ्लाइट, तमिलनाडु, दिल्ली से 11, महाराष्ट्र और तेलंगाना से 7 फ्लाइट उड़ेंगे। सबसे पहले गल्फ से, उसके बाद लंदन, फिर सिंगापुर, अमेरिका से भी भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। अगर आप ये अनाउंस कर दें कि ये सारी ऑपरेशंस फ्री है तो इसमें कई लोग जो
वो भी शायद इसका फायदा उठाएंगे। सो अभी वी आर कंडक्टिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव। यहां से भी जो लोग जा रहे हैं, आप जाइए, कई प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनकी नौकरियां हैं, और अगर क्योंकि अभी सिविल एविएशन फ्लाइट्स तो बंद रहेंगी कुछ हफ्ते एट द लीस्ट, सो दे नीड टू गेट बैक, सो दे आर विलिंग टू पे एंड गो। और इस खबर की डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से, एविएशन को लगातार कवर करते रहे। रोहन, ये ऑपरेशन किस तरीके से चलेगा, क्या डिटेल है इस प्लान की? जी, इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन, और दुनिया भर में जो भारतीय फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से, उन्हें वापस लाने की तैयारी की जाएगी। शुरुआती जो इंटरेस्ट लोगों की तरफ से अलग अलग दूतावासों से मिले हैं, करीब 2 लाख लोगों ने रुचि दिखाई है। जो पहला चरण है जो 7 से 13 तारीख तक चलेगा, उसमें लगभग 64 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, और उसमें जो भारतीय हैं 14,800 करीब भारतीयों को वापस लाएगा। जो एक खास बात इस पूरे मिशन की है कि ये फ्री नहीं रहने वाला है, यानी कि जो आना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो लगभग, अगर लंदन से मुंबई का जो फ्लाइट है उसका जो अगर हम किराया बताएं, लगभग 50,000 रुपए है। शिकागो से दिल्ली के लिए 1 लाख रुपए, ढाका से दिल्ली के लिए 12,000 रुपए, तो करीब हम 10,000 से 1 लाख तक के बीच की रेंज का हम देख रहे हैं कि जो टिकट का फेयर है वो रखा गया है। गल्फ कंट्रीज से सबसे ज्यादा लगभग 5200 लोगों को लाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा तो केरल में जो है फ्लाइट्स वो आएंगी। तो ये पूरी तैयारी की गई है इस वक्त, और इसकी शुरुआत, और जो फिलहाल एयर इंडिया की ही सारी फ्लाइट्स इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जो सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शायद प्राइवेट एयरलाइंस को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। एक और खास बात यह है कि जो एसओपी तैयार किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि भारत में जो एनआरआईज फंसे हुए हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो जो जाना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, और अगर वो अपना इंटरेस्ट देते हैं तो उनके लिए भी बाहर जाने की व्यवस्था की जा सकती है, अगर जिस देश में वो जाना चाहते हैं वो उसे यह मंजूर है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन, इस डिटेल को बताने के लिए। कई लोगों को इससे मदद होगी, लोग अब सरकार से संपर्क कर सकते हैं, इधर से जिनको जाना है वो भी। और लॉकडाउन में एक बार फिर से शराब की बात, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने अब शराब पर 70 से लेकर 75% तक कोरोना टैक्स लगा दिया है, सेस लगा दिया है। बावजूद इसके लाइनें जैसी की तैसी हैं। पंजाब में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन तमिलनाडु ने शराब के लिए सभी दुकानों को बंद कर दिया है। तो ये शराब को लेकर अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये बैन लिस्ट में नहीं है शराब, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। डिटेल थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश में ये जो टैक्स लगाया गया है, ये टैक्स आखिर क्यों लगाया गया है और इसमें क्या कोशिश सरकार कर रही है? मुझे लगता है कि दोनों जो दुविधा थी कि लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से शराब की दुकानें खुल रही हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए। और दूसरी दुविधा राज्य सरकार के पास ये थी कि लंबे समय से वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। जीएसटी लागू होने के बाद उनके पास अपने स्तर पर नए टैक्स लगाने की गुंजाइश काफी कम रह गई है। तो ऐसे में सरकार के पास एक मौका था राज्य सरकारों के पास कि इन दोनों ही दिक्कतों को दूर करने का एक तरीका है कि आप लीकर पर टैक्स बढ़ा दीजिए। और यही शायद मकसद था कि दिल्ली सरकार ने पहले तो इस पर 70% का स्पेशल कोरोना फी लगा दिया कि जितने भी लीकर होंगे उसके एमआरपी पर 70% अतिरिक्त आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 100 रुपए की शराब की बोतल है तो आपको 170 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार ने, दूसरे राज्य सरकारों ने भी इसका अनुपालन करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश ने जो कहा था कि पहले हम सिर्फ 25% लगाएंगे, उसने 50% और बढ़ा दिया, यानी 75% कुल मिलाकर के कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कई राज्य धीरे धीरे करके और भी होंगे जो एक रास्ता देख चुके हैं दूसरे राज्यों को देख करके कि हमें भी टैक्स लगाना चाहिए। इससे राज्य सरकारों का मानना है कि 2 फायदे होंगे। एक तो शराब की दुकानों के सामने जो भारी भीड़ जुटी हुई थी वो भीड़ धीरे धीरे होकर के कम हो जाएगी। हालांकि ये जो सरकार का मानना, मुझे लगता है जमीन पर फिलहाल वो दिख नहीं रहा, और दूसरे दिन भी भीड़ वैसे ही की वैसे ही दिख रही है। दूसरा, सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें तो राज्य सरकार के राजस्व में जितनी आमदनी होती है उसमें 10 से 15% हिस्सा होता है लीकर पर जो टैक्स
टैक्स लगाते हैं, और जब जब सरकार को विशेष पैसे की जरूरत पड़ी है तो सरकार ने ये टैक्स लगाया है। आपको याद होगा कि आवारा पशुओं की देखभाल के लिए जब स्पेशल फंड बनाया गया था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल टैक्स लगाया था लीकर के ऊपर, और वैसे ही स्थिति जब यहां पैदा हुई तो सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए स्पेशल फीस लगा दिया है राज्य सरकारों ने, ताकि इससे पैसा जुटाया जा सके, और पैसा जुटा कर कोरोना के लिए जरूरी है वो खर्च किया जा सके, साथ ही साथ लोगों को हतोत्साहित भी करें जो शराब खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। ये था शराब का अर्थशास्त्र, जो हमारी जो अभी वित्तीय व्यवस्था है भारत की जीएसटी के बाद, उसमें जो परिस्थितियां हैं उसको समझाया लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये एक टिपिकल एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से इस वक्त में आप खुद अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं। शराब को सरकार किस पर्पस से इस्तेमाल कर रही है ये आपके सामने है। बहरहाल लॉकडाउन में फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ 20 से 30% कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया जा रहा है। ऑटो से लेकर होम अप्लायंस और मोबाइल फोन तक बनना शुरू हो रहे हैं, लेकिन सभी कंपनियों ने शुरुआत में काफी धीमा प्रोडक्शन रखने का फैसला किया है, और इसकी एक बड़ी वजह डिमांड की कमी भी है। इंडस्ट्री को काम करने की छूट मिली तो बंद पड़ी ऑटो इंडस्ट्री के पहिए चलने लगे हैं, लेकिन काफी धीरे धीरे। मारुति के मानेसर प्लांट में अगले 3-4 दिनों में काम शुरू होने की उम्मीद है। महिंद्रा ने भी अपने चाकंड प्लांट में कम कैपेसिटी के साथ काम शुरू करने का फैसला किया है। हुंडई बुधवार से अपने तमिलनाडु प्लांट को शुरू करने जा रही है। शुरुआत में सिर्फ 12,000 गाड़ियां हर महीने बनाई जाएंगी। एमजी मोटर्स ने हलोल में काम शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है। हीरो मोटोकॉर्प के उत्तराखंड और हरियाणा के 3 प्लांट खुल चुके हैं और बुधवार से इनमें काम शुरू है। ऑटो सेक्टर के जानकारों की माने तो सेंटीमेंट बेहतर होने तक कंपनियां सिर्फ 15 से 20% प्रोडक्शन करेंगी। कुछ लोकेशन जो समझो हॉटस्पॉट हैं और वहां पे वर्कर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां के जो पार्ट्स बनेंगे वो डिले हो जाएंगे, और कार में हर एक पार्ट की जरूरत होती है, तो वो फिर गाड़ी नहीं बन पाएगी। उस पर भी प्रोडक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा। कस्टमर डिमांड पे कैसे फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ये होंगे जो अपने डिसीजन पोस्टपोन कर सकते हैं। कुछ ज्यादातर हमें ये भी लगता है कि कुछ कस्टमर्स लेंगे कि चलो अब हमने ये फेज देखा है, अब हम आगे जाके गाड़ी को लेना पसंद करेंगे। यही हाल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों की है। कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों के एसोसिएशन CEAMA के मुताबिक अगले कई महीनों तक सिर्फ 20 से 25% प्रोडक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे सेक्टर अभी मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं। During lockdown period also, whatever the job is happening in the plant, we are seeing to it that the social distancing, which is key for containing the COVID-19, is maintained truly. The utmost hygienic condition has been provided into the plant. मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां भी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन शुरू करने जा रही हैं। आईफोन, शाओमी और रियलमी को अपना प्रोडक्शन शुरू करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पंप कैपेसिटी की वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा और इसका असर कीमतों पर भी पड़ सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है F&B इंडस्ट्री यानी रेस्टोरेंट्स ने। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी 250 रुपए दीजिए और अपने शहर के नामी गिरामी रेस्टोरेंट का 1000 रुपए का कूपन लीजिए। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप ये कूपन इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे कुल मिलाकर आपको इस कूपन से 25% का ही डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहर खाने पीने का शौक रखते हैं तो आपकी ये खरीदारी इस सेक्टर को काफी मदद भी कर सकती है। असल में F&B इंडस्ट्री यानी होटल रेस्टोरेंट का सबसे बुरा हाल हुआ है लॉकडाउन में। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सेक्टर को रोजाना 480 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं बचा है और अपने खर्चे पूरे करने के लिए NRI ने ये इनोवेटिव आइडिया निकाला है। और इस वक्त NRAI के प्रेसिडेंट अनुराग कटरियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आपकी जो आपका स्कीम है वो हमने अपने दर्शकों को बताया, और हमारे दर्शकों में आपके रेस्टोरेंट्स के तमाम पेट्रन्स जो हैं वो हमारे दर्शक हैं।
तो हम आपसे ये चाहेंगे कि दर्शकों से आप सीधा बात करें अपने पेट्रन से, और जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं इस स्कीम के जरिए, कितना इसमें बिजनेस है, आपदा है, क्या है, दर्शकों के लिए आपका संदेश। और लगता है अनुराग कटरियाल से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, तो हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आप बताते हैं आज के बाजार का हाल। बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का सेशन रहा। काफी उठा पटक के बाद आखिरी घंटे में दबाव बढ़ा। निफ्टी 1% गिरकर 9200 के करीब बंद हुआ है। इधर बैंक निफ्टी में दबाव ज्यादा था, जहां सरकारी बैंकों में हावी बिकवाली देखने को मिली। बैंकों पर ब्रोकरेजेस से कमजोरी के संकेत मिलने की वजह से भी दबाव बना। इसमें सबसे ज्यादा गिरने वाले बैंकों में SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक शामिल हैं। फार्मा, रियल्टी और FMCG में भी आज कमजोरी का सेशन देखने को मिला। दरअसल एनर्जी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में आज दबाव दिखा है। बाजार के जानकार उदयन मुखर्जी के मुताबिक बाजार में अनिश्चितता का दौर है। मौजूदा माहौल में पैसा गंवाने का खतरा ज्यादा है। अभी 30-35% से ज्यादा इक्विटी में पैसा ना लगाएं। हर इंडिविजुअल को 1/3 से ज्यादा इक्विटीज पे नहीं रखना चाहिए, 33-35%। बाकी जो हिस्सा है उसको सेफ फिक्स्ड इनकम में रखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए, SBI के परपेचुअल बॉन्ड में रखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड में रखिए। काफी एवेन्यूज है जहां पे आपको पोस्ट टैक्स 5 और 5.5% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 100% कैपिटल श्योर 5.5% का रिटर्न देगा, जो उतना खराब रिटर्न नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल का निफ्टी रिटर्न भी उतना नहीं है, 5.5% पोस्ट टैक्स। तो ऐसे बेयर मार्केट में वो खराब रिटर्न नहीं माना जा सकता है। ज्यादा पैसा 50% आपका पोर्टफोलियो उसमें डालिए और बाकी 15-16% आप गोल्ड में डालिए। ऐसा होना चाहिए 50% फिक्स्ड इनकम, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 15% गोल्ड, बाकी 35% आप इक्विटीज में डालिए। इक्विटीज में आप 15-20 अच्छे कंपनीज को चुन लीजिए, लार्ज कैप मार्केट लीडर्स। कोरोना संकट काल में अफोर्डेबल यानी सस्ते घरों की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। एक सर्वे की माने तो रियल एस्टेट में निवेश का विकल्प अभी भी लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। इसी खबर की डिटेल्स देने के लिए मेरे साथ है आलोक प्रियदर्शी। आलोक, ये बताइए कि लॉकडाउन के इस माहौल में रियल एस्टेट की क्या खबर है, किस तरीके का रुझान है, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जो सर्वे के नतीजे बता रहे हैं उसमें यही साफ जाहिर होता है कि कोरोना के संकट काल में भी रियल एस्टेट को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो अफोर्डेबल सेगमेंट है और मिड साइज सेगमेंट है उसको लेकर लोगों की डिमांड बनी हुई है। यानी कि जितनी डिमांड पिछले साल थी उतनी ही डिमांड लगभग इसी साल रही है। तो इसका मतलब जो डिमांड है उसमें कहीं भी कोई गिरावट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो 36% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोग दिलचस्पी रखते हैं और 37% मिड साइज यानी कि 45 से 90 लाख के बीच में के जो मकान है उनके लिए लोगों का इंटरेस्ट है। जो ये सर्वे के नतीजे बता रहे हैं, जो कि एनालॉग प्रॉपर्टीज ने किया है, उसको लेकर अगर देखें तो अभी भी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लोग सबसे सेफेस्ट ऑप्शन मान रहे हैं गोल्ड के बाद। करीब 50% के करीब लोग अगर अपना इन्वेस्टमेंट इस समय में मौजूदा दौर में अगर लगाना चाहें तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जो निवेश होगा वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। यही नहीं, जो सर्वे के नतीजे आए हैं उसमें ये कहा गया है कि ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टीज जो हैं उन्होंने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई रीजन में खरीदी है। दिल्ली NCR रीजन में काफी कम लोगों ने बुकिंग कराई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि दिल्ली NCR में लोगों की बुकिंग कम हुई है। करीब 85% जितनी बुकिंग हुई है सब उधर ही हुई है, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई रीजन में। इसके अलावा 84% लोगों ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने पहले बुकिंग कराई है तो कोरोना के संकट की वजह से वो इस बुकिंग को रद्द नहीं कराएंगे, उसको आगे जारी रखेंगे। तीसरी बात यह है कि जो ये सर्वे के नतीजे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट खरीदने का उनके मुताबिक ये सबसे सही समय है, बॉटम आउट है, सबसे रेट काफी कम है। तो ये कुल मिलाकर जो नतीजे सामने आए हैं वो रियल एस्टेट सर्वे के हिसाब से हैं और इसमें डिमांड को लेकर कमी नहीं बताई जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक, ये जानकारी पूरा सर्वे डिटेल बताने के लिए। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर दी थी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आपदा से लड़ने के लिए एक तरकीब खोजी है और ये लोग एक कूपन लेकर आ रहे हैं। अपने शहर के नामी गिरामी किसी भी रेस्टोरेंट में ये कूपन आपका लागू होगा। ये कूपन अगर 1000 रुपये का कूपन आप खरीदना चाहें तो अभी 250 रुपये देकर आप ये कूपन ले सकते हैं। बाद में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 500 रुपये और आपको देने होंगे। इफेक्टिवली 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आपदा के इस वक्त में इसलिए लेकर आई है एफएनबी इंडस्ट्री ताकि वो सस्टेन कर सके, जिंदा रह सके और अपने खर्चे पूरा कर सके। हमारे साथ एनआरएआई के प्रेसिडेंट अनुराग कटरिया जुड़े हुए हैं। अनुराग साहब, हमने जो आपका जो प्लान है, आपकी जो स्कीम है, वो हमने दर्शकों को ऑलरेडी हमने बताया उसके बारे में। अब हम चाहते, चूंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जाने वाले लोग हैं और इस स्थिति में जो आप ये स्कीम लेकर आए हैं तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप अपने पेट्रन्स को सीधा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो मुख्य वजह थी जिसकी वजह से हमने ये स्कीम की शुरुआत करी है। अव्वल तो ये है कि आज जब हमारे पास आमदनी बिल्कुल शून्य है तो ऐसे में हमें अपने लोगों को वेतन देना भी बहुत भारी पड़ रहा है और सरकार से अभी तक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता हमें मिली नहीं है। अब इस वक्त हमको ये एक बड़ा कारगर उपाय लगा कि हम अपने ग्राहकों से बोलें कि अगर आप चाहें तो आप हमारा 1000 रुपए का वाउचर 750 रुपए में खरीद लें और उसके एवज में आज की तारीख में आप सिर्फ 250 रुपए दें और ये 250 रुपए जब जमा होंगे तो इससे हमें काफी हद तक एक मदद मिलेगी लोगों का वेतन देने में। दूसरी वजह यह भी है कि हम सब जानते हैं कि जब कोविड के बाद लॉकडाउन उठेगा तो उसके बाद कंजम्पशन तो थोड़ी कम होनी है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर लोगों के पास पहले से खरीदे वाउचर होंगे तो शायद उनके पास रेस्टोरेंट में आने की एक और वजह होगी। मुख्य कारण यही था कि हम अपने वेतन का ख्याल रख पाए और दूसरा ये था इससे आने वाले समय में थोड़ा कंजम्पशन की भी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनुराग कटरिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका इनोवेशन है ये कारगर होगा और आप कुछ फंड जुटाने में कामयाब होंगे और अपनी इंडस्ट्री का खर्चा चला पाएंगे तब तक जब तक कि लॉकडाउन हटता नहीं है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में प्रभावित देश की आर्थिक मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कोरोना के साथ आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ भी लड़ाई जीतनी है। उनसे बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सरकार ने लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत कर दी, कई सारी ढील दे दी, लेकिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या आ रही है उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। 24 घंटे में 3900 नए मरीज सामने आए हैं, 195 डेथ हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने आर्थिक मजबूरी के चलते लॉकडाउन फेज 3 के तहत बहुत सारी ढील दी है? कोरोना की हालत वैसे अलाउ नहीं करती थी। पहली बात तो यह है कि हमको कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है और इकोनॉमिक वॉर भी जीतनी है और धीरे धीरे इस प्रकार का लॉकडाउन सब प्रकार से बंद करना ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को भी किस प्रकार से जीना, इसके लिए भी हमको उसके लिए भी प्रशिक्षण लेकर जीने की पद्धति समझनी होगी। और पहली बात यह है कि अभी मैं नागपुर में हूँ, यहाँ 12 विधानसभा है नागपुर शहर और जिले में, 6 ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ कोरोना का इफेक्ट नहीं है। फिर नागपुर की 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में नहीं है, 2 विधानसभा में है, पर 2 विधानसभा में भी उसमें 2-2, 3-3 वार्ड ऐसे कि जो पॉकेट से जहां से हो रहा है, तो उसको केवल लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट करके वहां हम सब प्रकार का पालन करके वहां के पेशेंट्स को, कोरोना ग्रस्तों को आइडेंटिफाई करें। पर उसके साथ साथ रोजी रोटी का भी प्रश्न लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अटके हुए हैं, तो बिटवीन द लाइन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है और हमको दोनों के बीच में से मार्ग निकालकर आगे जाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। हम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।